तो इसको एक गाना के माध्यम से भी हम लोग याद रख सकते हैं। वैसा अगर वो एग्ज़ाम्पल याद रहे तो आप लोग लिख दीजिएगा आराम से। जैसे कि है कथा संग्राम की, विश्व के कल्याण की, धर्म अधर्म आदि अनंत, सत्य असत्य कलेश कलंक। तो हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम आप लोग को दिखाने वाले हैं क्लास 10 और 12th के एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है समास। और इसके बारे में मेरी बहन बताएगी पूरा डिटेल से। तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि क्लास 10 और 12 में अक्सर इससे सवाल आते हैं और 2-3 नंबर के आते ही हैं। इसमें कोई ये नहीं है कि नहीं आते हैं सो। और वहाँ पे स्टूडेंट सब गलत करके आ जाते हैं। तो आप लोग थोड़ा अच्छे से समझने की कोशिश कीजिएगा और हम अच्छे से समझाने की कोशिश करेंगे। तो इसका परिभाषा देखते हैं। सबसे पहले, दो या दो से अधिक पदों का एक पद हो जाना ही समास कहलाता है। अर्थात दो या दो से अधिक शब्दों को जोड़कर एक नया, छोटा तथा सार्थक शब्द बनने की प्रक्रिया है, जिसका अर्थ संक्षेपण होता है। जिससे मतलब दो शब्द जोड़ के एक शब्द बनाना है, सार्थक शब्द होना चाहिए, उसका कुछ अर्थ होना चाहिए। और यही इसको हम संक्षेपण भी बोल सकते हैं, क्योंकि दो शब्द अगर जोड़ रहे हैं उसको हम एक ही शब्द बना दे रहे हैं जोड़ के, तो वो संक्षेपण हो गया ना, थोड़ा छोटा हो गया। जैसे एक कोई वाक्य है उसको हम लोग छोटा कर दे रहे हैं। जैसे में से माता पिता, माता और पिता हम लोग लिख सकते थे, लेकिन माता पिता एक साथ लिख दिए तो उसको बोलने में या तो लिखने में बहुत कम समय लग रहा है या तो टाइम लग रहा है, तो वो एक छोटा शब्द बन गया। तो उसी को समास बोल सकते हैं, जिसको मतलब कम लिखा जाए या तो कम बोला जाए। तो आगे इसके भेद के बारे में जानते हैं। तो समास के 6 भेद हैं। तो सबसे पहला अव्ययी भाव समास, दूसरा तत्पुरुष समास, तीसरा कर्मधारय समास, चौथा द्विगु समास, पांचवा द्वंद्व समास, छठा बहुब्रीहि समास। अब हम लोग इसके पहले भेद पे चलते हैं। अव्ययी भाव समास, जिस समास का पहला पद अव्ययी और मुख्य मतलब प्रधान होता है, उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। इस समास का समस्त पद में उपसर्ग होता है। अब इसमें क्या होता है, आप लोग देखिए इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे में से अनुभव ले लेते हैं। तो अनुभव, तो ये भव एक अलग शब्द है और अनु एक अलग शब्द है। ये अनु एक उपसर्ग है। उपसर्ग किसे कहते हैं? जो शब्दों के पूर्व में जुड़कर उसके अर्थ को परिवर्तन कर देते हैं, उसको हम उपसर्ग कहते हैं। तो उपसर्ग, या तो इसको अव्यय भी बोल सकते हैं। अव्यय, यही अव्यय है। अनु जो जुड़ा हुआ है ना सबसे पहले, तो शब्द के पहले अनु, यही है अव्यय। और यही अनु, जैसे कि नहीं, उपसर्ग में से जैसे कि आ हो गया, अनु हो गया, प्रति हो गया, यथा हो गया, अरे यथा लिख ली, प्रति हो गया, यथा हो गया, ये सब अव्यय है जो कि कभी चेंज नहीं होता है। आप पर जैसे यहाँ पे प्रति लिखा हुआ है, इसको आप परतो नहीं लिख सकते हैं, या तो कुछ इसमें मात्रा नहीं लगा सकते हैं। कोई चेंज नहीं, ये हमेशा अपना स्थिर रहता है हर जगह पे। सकते हैं। तो यही जो शब्द के पहले जुड़ के जो उसके अर्थ को परिवर्तन कर देता है, यही उपसर्ग कहलाता है अव्यय। तो यही अगर आपको आ, अनु, प्रति, यथा, अव्यय, यथा, अगर ये सब शब्द आपको शब्द के पूर्व में अगर दिख जाए तो आप लोग समझ जाइएगा कि वहाँ अव्ययी भाव समास है। और जैसे में से और भी एग्जाम्पल आप लोग देख लीजिए यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे आप लोग को दिख रहा होगा यथाशक्ति, यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार। और देखिए प्रतिदिन, प्रति भी यहाँ लगा हुआ है, प्रत्येक दिन, आजन्म, जन्म भर, भर पेट, पेट भर, और फिर आजीवन, जीवन भर, यथा संभव, संभव के अनुसार। इस तरह मतलब प्रत्येक, मतलब ये सब अनुभव, इतना सारा एग्जाम्पल है ना, सारा ये अव्ययी भाव समास का एग्जाम्पल है। और आप लोग इसको देख के आराम से इसको अच्छा से कर सकते हैं। तो अब आते हैं इसके दूसरे भेद पे, तत्पुरुष समास। जिस समास का उत्तर यानी कि दूसरा पद प्रधान होता है और पद विग्रह करने पर उसमें कारक का चिन्ह लगा होता है, जैसे राजपुत्र, रसोई घर, देशभक्ति, घुड़सवार, धनहीन, ध्यान मग्न, राम राज्य आदि।
तो देखिए इसका पहला एग्जाम्पल है राजपुत्र। तो ये है पहला पद और ये है दूसरा पद। तो इसमें दूसरा पद प्रधान होता है। और इसमें सबसे अच्छा ट्रिक है कि आप एक कारक चिन्ह अगर पहचानते होंगे, कारक आपको पता होगा कारक का चिन्ह, तो आप इसको बहुत ही आसानी से इसको पहचान सकते हैं। तो देखिए जैसे में से एक लेते हैं एग्जाम्पल, राजपुत्र। अब इसको विग्रह करते हैं। विग्रह करने पर ये आ रहा है राजा का पुत्र। तो राजा का पुत्र, देखिए इसमें कोई संबंध बता रहा है। राजा के साथ किसका संबंध बता रहा है? पुत्र का। तो इसमें एक संबंध बता रहा है। तो देखिए का, के, की, रा, रे, री कौन सा कारक होता है? आप लोग देखिए, कर्ता ने कर्म को ऐसे करके देखिए, तो इसमें आ जाएगा संबंध कारक। 22 तारीख तो ये का है? संबंध कारक। और एग्जाम्पल लेते हैं देशभक्त। तो इसका विग्रह करने पर आएगा देश, देश के लिए भक्ति। तो देखिए यहाँ पे के लिए है ना, जो ये कौन सा कारक है? देखिए कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, तो ये हो जाएगा संप्रदान कारक। तो यहाँ भी कारक का चिन्ह है। एक और ले लेते हैं एग्जाम्पल, आप लोग को अच्छे से समझ में आए। घुड़सवार। तो इसका विग्रह करने पर आएगा घोड़े पर सवार। तो ये देखिए, ये जो पर है ना, वो भी एक कारक है। तो पर कि में और पर किस में लगता है? ये है अधिकरण कारक। तो देखिए यहाँ पे का कारक का चिन्ह लगा हुआ है, यहाँ पे के लिए, और ये पर और में, ये अधिकरण कारक है। तो देखिए सबसे पहला हो गया राजा पुत्र, राजा का पुत्र। का आ गया रसोई घर, रसोई का घर। देशभक्ति, देश के लिए भक्ति। घुड़सवार, घोड़े पर सवार। पर कारक चिन्ह। धनहीन, धन से हीन। से, देखिए कर्ता ने कर्म को करण से, करण से का चिन्ह आ रहा है यहाँ पे। ध्यान मग्न, ध्यान में मग्न। अब में किस में लगता है? में और पर अधिकरण कारक। राम राज्य, राम का राज्य का संबंध कारक। तो इसको आप अगर अच्छा से अगर चाहें तो आप ये तत्पुरुष समास को कारक चिन्ह अगर पहचान हो आपको कारक चिन्ह का, तो आप आराम से कर सकते हैं। बहुत ही आसान है। सिर्फ इसको समास विग्रह करना है और खुद ब खुद पता चल जाएगा कि कौन सा कारक है और कौन सा समास है। अब इसके तीसरे भेद पे आते हैं, कर्मधारय समास। ये थोड़ा बहुत पेचीदा है। ये कर्मधारय और बहुब्रीहि में आपको थोड़ा कन्फ्यूज़न होगा, इसलिए आप इसको अच्छे से समझने की कोशिश कीजिएगा। जिस समास का पूर्व पद विशेषण और उत्तर पद मतलब दूसरा पद विशेष्य होता है और दोनों पदों में उपमान उपमेय का संबंध होता है, जिससे दूसरा पद प्रधान होता है और विग्रह करने पर है जो के समान रूपी जैसे शब्दों का प्रयोग होता है। जैसे नीलकमल, महात्मा, नीलकंठ, घनश्याम, पीताम्बर, चरण कमल, नवयुवक, नील गगन, कमल नयन, नील गाय आदि। अब इसको हम कैसे विग्रह करेंगे? देखिए अगर कोई भी एग्जाम्पल लेते हैं, नवयुवक ले लेते हैं, तो इसका विग्रह करने पर आ जाएगा नया है जो युवक। तो देखिए यहाँ पे आपको सबसे पहले एक शब्द दिख रहा होगा, है जो। तो आपको यहाँ पे हम परिभाषा में यहाँ पे दिखाए थे ना, है जो के समान रूपी, ऐसा शब्द आपको मिल जाए अगर कहीं, तो मतलब विग्रह करने पर, तो आप कर्मधारय समास उसको बोल सकते हैं। और फिर इसका एक और तरीका है कि इसमें विशेषण और विशेष्य, मतलब जैसे कि विशेषण आप लोग को तो पता ही होगा, इसी से हम ले लेते हैं। देखिए विशेषण, देखिए ये युवक है वो है विशेष्य, और जो ये नव जो है वो हो जाएगा विशेषण।
क्योंकि देखिए, अगर विशेषण आप लोग पढ़े होंगे तो उसमें नया, छोटा, बड़ा या कुछ भी, तो नव मतलब नया होता है। तो इसलिए जो नया है युवक, तो नव जो हो जाएगा विशेषण हो जाएगा। तो नव यहाँ लगा हुआ है और युवक है, तो युवक विशेष्य है। तो आप लोग इसको भी देख के आराम से आप लोग पहचान सकते हैं। और फिर और सारा भी एग्जाम्पल कुछ बताते हैं। तो इसका विग्रह करने पर आ जाएगा नीला है जो कमल, तो नीला कमल। तो इसको भी हम आराम से इसको बोल सकते हैं, ये नील जो हो जाएगा विशेषण हो जाएगा और कमल जो हो जाएगा विशेष्य हो जाएगा, विशेष्य है। तो आप लोग इससे अच्छा से पता कर सकते हैं कि कौन सा समास है। ये बहुत अच्छा ट्रिक है आप लोग को के लिए समझने के लिए। तो आप लोग इसका यूज़ करेंगे तो अच्छा से हो जाएगा आपको विशेषण और विशेष्य। नहीं तो ये आप लोग ये शब्द भी थोड़ा देख लीजिए। तो ये है जो, के समान और रूपी, ये तीनों शब्द याद रखिएगा, इससे भी हो जाएगा। तो आई होप आप लोग को आया होगा समझ में। आगे देखिए, ये तो बहुत ही आसान है, इसको तो कहना ही नहीं, आराम से इसको तो आप मतलब चुटकी में हल कर सकते हैं। द्विगु समास, जिस समास का पहला पद संख्यावाची विशेषण होता है और समूह का बोध कराता है। इसमें तो कुछ है ही नहीं, ये एक समूह का बोध कराता है, ये अकेला नहीं होता है, इसमें एक समूह, पूरा समूह होता है इसमें शब्द में। और ये संख्यावाची होता है, मतलब संख्यावाची मतलब इसका पहला पद जो है ना वो संख्यावाची होगा, मतलब उसमें संख्या होगा। और दूसरा पद तो मतलब कोई भी शब्द रहेगा और उससे पहले संख्या, आपको संख्या दिखेगा, संख्या कहीं भी दिख जाए तो आप उसमें आराम से बोल सकते हैं द्विगु समास है। जैसे हो जाएगा पंचवटी, चौराहा, सप्तऋषि, त्रिभुज, नवरात्र, चतुर्भुज, नवरत्न। तो इसको देखिए आप, पंचवटी। अब इसका विग्रह करेंगे तो क्या हो जाएगा पता है? 5 पेड़ों का समूह। तो 5 पेड़ों का समूह मतलब एक समूह दिख रहा है यहाँ पे। चौराहा, 4 राहों का समूह, 4 राह, जहाँ पे 4 ठो राह होता है, मतलब सप्तऋषि, 7 ऋषियों का समूह। तो ये इसमें समूह दिख रहा है आपको। और यहाँ पे जो सप्त है ना वो एक संख्या है, देखिए 7 सप्त। चौराहा, चौ मतलब 4, पंच मतलब 5। तो त्रिभुज, त्रि मतलब 3 होता है, तो 3 भुजाओं वाला। नवरात्र, 9 रातों का समय। चतुर्भुज, 4 भुजाओं वाला। तो देखिए यहाँ पे 9 है, ये 9, चतुर्भुज 4, नवरत्न 9। तो इसमें देखिए सब में आपको संख्यावाची ये दिख रहा है, सब में संख्या लगा हुआ है। तो आप इसको तो आराम से कर सकते हैं, बहुत ही आसान है। और नहीं जहाँ समझ में आया वहाँ आप कमेंट कीजिएगा, हम आपको कमेंट में भी बताने की कोशिश करेंगे। चलिए अब इसका 5वां भेद पे चलते हैं, द्वंद्व समास। तो जिस समास का दोनों पद प्रधान होता है और यास एवं और योजक शब्दों का प्रयोग होता है और इसमें दोनों पद एक दूसरे से विलोम होते हैं, जैसे माता पिता, दिन रात, राजा रानी, सुख दुख, जीवन मरण, ऊंच नीच, चांद सितारे, लव कुश, सत्य असत्य, धर्म अधर्म। तो इसको एक गाना के माध्यम से भी हम लोग याद रख सकते हैं। वैसा अगर वो एग्जाम्पल याद रहे तो आप लोग लिख दीजिएगा आराम से, जैसे कि है कथा संग्राम की, विश्व के कल्याण की, धर्म अधर्म आदि अनंत, सत्य असत्य कलेश कलंक। तो देखिए यहाँ पे धर्म अधर्म, सत्य असत्य, ये धर्म है और ये अधर्म है, तो ये दोनों एक दूसरे से विलोम है। असत्य भी असत्य भी, ये भी विलोम है। चांद सितारे, सारा यहाँ पे विलोम आपको दिख रहा है। और इसमें एक चीज़ और आपको दिख रहा होगा, बीच में ये जो चिन्ह है इसको हम योजक का चिन्ह बोलते हैं। तो यही जो योजक का चिन्ह बीच में जो दिख रहा है ना आपको, आप इससे भी आराम से पता लगा सकते हैं कि ये है द्वंद्व समास। ऐसा है कि आप लोग को समझ में आ गया होगा और ये ट्रिक आप लोग को बहुत आसान लगेगा अगर अच्छे से देखे होंगे तो, और आराम से कर सकते हैं। अब इसका जो लास्ट भेद है वो बचा हुआ है, इसमें भी आदमी सबको पता है, स्टूडेंट सबको बहुत दिक्कत होता है, ये भी बहुत पेचीदा है, इसको भी अच्छा से समझने की कोशिश कीजिएगा। तो कोई मुश्किल नहीं है, बस थोड़ा सा अच्छे से ध्यान से देखिएगा।
जिस समास का दोनों पद प्रधान ना होकर तीसरे पद की प्रधानता होती है और वह तीसरा पद ही मुख्य होता है। मतलब इसमें जो है ना वो मतलब कोई पद प्रधान नहीं होता है, दोनों में से कोई पद प्रधान नहीं होता है वो, और तीसरे पर एक निर्भर रहता है। हाँ, और ये एक तीसरा पद प्रधान हो जाता है और वही पद जो होता है ना वो समास का मुख्य पद होता है। तो इसमें से हम लोग देखिए, जैसे लेते हैं नीलकंठ। नीलकंठ मतलब नीलकंठ हम किसको बोल सकते हैं? जिसका नीला कंठ हो, तो नीलकंठ हम तो शिव जी को बोलते हैं, शिव जी को। तो देखिए यहाँ पे दोनों पद प्रधान ना होकर, दोनों में से कोई भी प्रधान पद नहीं हुआ और एक तीसरा शब्द आ गया यहाँ पे और वही प्रधान होता है। देखिए यहाँ पे इसको समास विग्रह करने से कोई लेना देना नहीं है ज़्यादा, यहाँ पे इसका डायरेक्ट तीसरा पद आ गया, मतलब शिव। लंबोदर, तो लंबोदर लंबा है उदर जिसका, तो यहाँ पे लंबोदर यानी कि गणेश भगवान। तो गणेश यहाँ पे जो आ गया ये हो गया तीसरा पद और यही मुख्य पद है। और पीताम्बर, पीला है जो अंबर, यानी कि पीताम्बर किसे बोलते हैं? भगवान विष्णु को बोलते हैं पीताम्बर। तो देखिए विष्णु, तो ये भी तीसरा पद है। और निशाचर, निशाचर किसको बोलते हैं? राक्षस, जो रात में चरता है, रात में जो अपना भोजन करता है वही निशाचर कहलाता है, राक्षस। दशानन मतलब 10 मुंडियों वाला, दशानन मतलब कि रावण, रावण को दशानन बोलते हैं। तो यहाँ पे देखिए रावण, इसमें दोनों पद से कोई तो लेना देना है नहीं, बस तीसरा पद नहीं होना है। तो देखिए ये है, तो ये ज़्यादा आपको कंफ्यूज करेगा क्योंकि इसमें संख्या दिख रहा है आपको, तो आपको लगेगा कि ये द्विगु समास है। तो कोई दिक्कत नहीं है, ये दोनों में हो सकता है। अगर मतलब वैसे आपको ऑप्शन में दोनों नहीं दिया हुआ रहेगा, आपको ऑप्शन में या तो बहुब्रीहि या द्विगु दोनों में से एक ही दिया रहेगा, तो आपको एक ही कोई मारना है। और दोनों भी दिया रहेगा तो वहाँ पे बोथ ए एंड बी का ऑप्शन दिया हुआ रहेगा, दोनों का और खा का, तो आप वो भी मार सकते हैं। आपको यहाँ पे भी पीताम्बर दिख रहा होगा, बट यहाँ पे वहाँ पे देखिएगा ना, ऑप्शन में देखिएगा जैसा दिया होगा उसके हिसाब से आप मारिएगा। और यहाँ पे तो देखिए यहाँ तीसरा पद प्रधान बता रहा है, चतुर्भुज मतलब विष्णु। चक्रधर, अब चक्रधर ये श्री कृष्ण को बोला जा, चक्रधर कृष्ण भगवान भी है, विष्णु भी। चक्रधर मतलब चक्रधर श्री कृष्ण बोलिए या विष्णु बोलिए जो भी। और चंद्रशेखर शिव, गिरिधर कृष्ण, मतलब ये तीसरा पद जो है ना वो प्रधान होता है। तो इसको आप आराम से देख सकते हैं और समझ सकते हैं। अगर एक बार में ना समझ में आए तो 2 बार वीडियो देखिएगा तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। और फिर भी नहीं समझ में आए तो आप कमेंट कीजिएगा, हम कमेंट में बताने की कोशिश करेंगे। और आई होप आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, क्योंकि हम आप लोग को बहुत ज़्यादा मेहनत करके बताए हैं, हम अपने हिसाब से, हमको तो लग रहा है समझ में आ जाना चाहिए। थैंक यू। आप लोग को बस एक बार देखिएगा, अच्छे से पूरा वीडियो देखिएगा, और जो नहीं आएगा समझ में वो आप कमेंट कीजिएगा, हम फिर से आपको बताएंगे वीडियो बना के। और अगर आप लोग को हिंदी में कोई भी टॉपिक अगर नहीं समझ में आया होगा तो वो आप कमेंट कर सकते हैं, हम उसका भी वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। हिंदी ग्रामर से रिलेटेड या इंग्लिश ग्रामर, आप लोग को जो भी दिक्कत होता है हम कोशिश करेंगे बताने की। तो आप लोग कमेंट कीजिएगा। बाय।